जापानीज लोग अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं और आज 5 स्मार्ट मनी टिप्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट। और इसके लिए हम देखेंगे जापान की ओर, जहाँ के लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स माने जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जापान में इतनी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग के बावजूद वहाँ के लोग अपने फाइनेंसेस को इतनी अच्छी तरह से कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि जापानीज लोग कर्जा नहीं लेते और सेविंग्स आगे रखते हैं। आज मैं आपको जापानीज लोगों की 5 ऐसी मैनेजमेंट टिप्स बताना चाहती हूँ जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बना सकती हैं। सबसे पहले काकीबो, हर खर्च को लिखना। जापानीज लोगों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है, वो हर अपने खर्चे को ट्रैक करते हैं। उसको काकीबो कहते हैं, जिसका मतलब ये है हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर। जापानी लोग छोटे से छोटे खर्चे को अपनी एक नोटबुक में लिखते हैं और वो मॉर्निंग की कॉफ़ी हो या फिर बस की टिकट हो या घर की कोई ब्रेड लानी हो, जो भी जिस भी चीज़ पे वो पैसा खर्चते हैं वो हर चीज़ अपनी डायरी में लिखते हैं, जो उन्हें बहुत कॉन्शियस बनाती है। काकीबो मेथड में आप अपने एक्सपेंसेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ज़रूरी और नियमित खर्चा, जैसे किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया। ज़रूरी लेकिन अनियमित खर्चा जैसे दवाइयाँ, आपके शौक जैसे कभी कभी रेस्टोरेंट जाना है या कोई कपड़ा खरीदना, या इम्पल्सिव शॉपिंग, ज़रूरत नहीं थी तब भी ले लिया। नंबर 2, कैश। क्रेडिट कार्ड से बचें। जापानी समाज अभी भी काफ़ी हद तक कैश बेस्ड है। ज़्यादातर जापानी लोग क्रेडिट कार्ड से दूर रहते हैं और क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं। जब आप रियल कैश से पैसे करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जब आप रियल कैश से पैसे खर्चते हैं तो आपको लगता है बाप रे इतने पैसे खर्च हो गए, इतने रुपए निकल गए। लेकिन जब कार्ड है, वॉलेट से नोट निकालते हैं तो ठीक है। जब कार्ड है तो पता ही नहीं चलता, अंदाज़ा ही नहीं होता हमने क्रेडिट कार्ड पे कितने पैसे खर्च दिए। तो जापानीज लोग कैश ज़्यादातर देते हैं। नंबर 3 चीज़ जो वो करते हैं उसको कहते हैं मोटेनाई माइंडसेट, नो वेस्टेज पॉलिसी। जापानीज कल्चर में बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जिसका मतलब है वेस्टेज का दुख। सिर्फ पैसों को बचाने के बारे में नहीं, लेकिन हर भी कोई भी चीज़ वो अगर खरीदेंगे तो 10 बार सोचते हैं कि इस चीज़ की हमें क्या वैल्यू है, हम इस चीज़ से क्या कर सकते हैं। चाहे वो पुराने कपड़े हों, उनको रिपेयर करते हैं, जूते लेंगे तो अच्छी क्वालिटी के लेंगे, बचे हुए फूड से नई नई डिशेस बनाएंगे, यूटिलिटी जैसे पानी और बिजली का मिनिमम उपयोग करेंगे। इस माइंडसेट से सिर्फ पैसे ही नहीं बचते बल्कि पर्यावरण या एनवायरनमेंट पे भी बहुत अच्छा असर होता है। चौथी चीज़ जो वो करते हैं उसको कहते हैं तुसुमिताते, जिसका मतलब ये है कि पहले सेविंग करो उसके बाद खर्चा करो। यानी पहले सेविंग करने से, कुछ भी पैसा निकालने से पहले सेविंग अकाउंट में आपके पैसे चले जाने चाहिए, फिर बाकी के पैसे आप अपने एक्सपेंसेस में खर्च कर सकते हैं। सैलरी का कम से कम 20% हिस्सा हमेशा सेव करना चाहिए, और कितना भी आपकी कम सैलरी हो तब भी जापानी बच्चों को बचपन से ही सेविंग की आदत डाली जाती है और फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूलों में सिखाई जाती है और घरों में भी सिखाई जाती है। उनका ये मानना है स्पेंड ओनली आफ्टर सेविंग, नॉट सेव आफ्टर स्पेंडिंग। यानी बचत के बाद खर्च करो, खर्च के बाद बचत नहीं। 5वीं चीज़ चोचिकू, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। जापानीज लोग अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करते हैं। वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल ये हो सकता है कि मुझे 5 साल के बाद एक घर खरीदना है, या कोई गाड़ी खरीदनी है, या यूरोप घूमने जाना है, या कोई गोल्ड का कॉइन लेना है। जो भी हो, वो जापानी लोग अपनी रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए अलग अलग सेविंग फंड्स बनाते हैं। वे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाते हैं। अभी इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जिसमें आप, अगर आपका मान लीजिए हर महीने का खर्चा आपका मान लीजिए 50,000 रुपये महीने का है, तो 6 महीने के लिए आपके 50,000 रुपये मतलब 3 लाख रुपये आप एक फंड में रखेंगे, एक ऐसी जगह पे रखेंगे जिसमें उसको आपको इमरजेंसी में निकालने में प्रॉब्लम ना हो। तो अपनी इन चीज़ों को आप सिक्योर करते हैं कि कल कुछ ऊंच नीच हो जाए, कल जॉब चला जाए, कोई और हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, तो एटलीस्ट आपके पास एक सेफ्टी नेट है, वो 2 या 3 लाख रुपए का, जिससे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं।
हमें ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब हमारी लाइफ में, और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा है कि हमें लगता है हमारे पास जॉब हमेशा रहेगा, हमें ये लगता है हमारे को प्रमोशंस लगातार मिलती रहेंगी, हमें, क्योंकि हो सकता है अभी तक हमारी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज नहीं आया हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो चैलेंज अभी तक नहीं आया तो आगे चल के नहीं आएगा। तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में सोचें कि हमें अपने पास जितने भी पैसे हैं उनको संभाल के चलना है, उनके लिए एक अच्छी तरह से उसको एक तरीके से उसको हमें लेके चलना है, तो हमें ज़िंदगी में एक चीज़ की तकलीफ़ कम होगी। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में हम बहुत कम चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। हम ये नहीं कंट्रोल कर पाते कल बीमारी आ सकती है, हम ये नहीं कंट्रोल कर पाएंगे कि कल हमारी रिलेशनशिप रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन जब हम फाइनेंशियली अपने आप को कंट्रोल, अपने फाइनेंसेस को देखते हैं, तो उससे हमारी ज़िंदगी का एक पिलर या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम वही एनर्जी किसी और चीज़ पे लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिला। अब एक जापानीज़ होगा तो वो ये क्या करेगा कि वो 500 रुपये वो एक एफडी में जाके रख देगा और अपने को ये कहेगा कि भाई मैं जब ये एफडी पूरी हो जाएगी 8% इंटरेस्ट पे या 9% इंटरेस्ट पे, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा उससे मैं अपने लिए कुछ खरीदूंगा। इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। इमीडिएटली आपके पास पैसे आए और आपने उसको बर्बाद कर दिया नहीं, आपने सोचा कि आपके लिए वो पैसा कितना इम्पोर्टेंट है और आपने उस पैसे की इज्जत करी। मेरे झाई जी, मेरे पापा की नानी, वो कहती थी पैसा कहता है कि तू मेरी इज्जत कर, मैं तेरी इज्जत करूँगा। पैसा हमेशा हमें ये सिखाता है कि अगर तुम मेरी इज्जत करोगे तो मैं तुम्हें भी इज्जत दूंगा। और पैसे से इज्जत कैसे मिलती है? पैसे से इज्जत इस चीज़ से मिलती है कि किसी भी सिचुएशन में लाइफ में हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। पैसे से ये हमें सीख मिलती है संभालने से कि हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। हमें अपने माइंड में एक दिया जला के पूजा करने की ज़रूरत है, मान लिया आपको अच्छा लगता है, लेकिन हमें एक्शन में वो पूजा दिखनी चाहिए। हमारे एक्शन में हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए, अपने लिए हमारी तरफ एक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए। हम जब चाहें जो चाहें खर्च नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है, और मेरे क्लाइंट्स भी कई बार ये बात कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत चैलेंज आता है, वो ये आता है कि हमारे देश में, हमारे स्कूलों में फाइनेंशियल लिटरेसी एज अ सब्जेक्ट नहीं सिखाया जाता। हमें शेयर्स, मार्केट, स्टॉक्स, एफडीज, प्रोविडेंट फंड, ये जो बेसिक टर्म्स हैं, इनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती। जब हम कॉलेज से निकलते हैं, जब तक हम कॉलेज में होते हैं, माँ बाप पैसे भेजते हैं, हम उसको खर्चते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, माँ बाप को फिर बोलते हैं भेज दो, वो बेचारे लगे ही रहते हैं हमें पैसे देने में। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और अचानक से हमने कभी ज़िंदगी में पैसे नहीं कमाए और अभी तो हमारी सैलरी 50,000 हो गई है, जैसे ही हमें वो पैसे हमारे हाथ में आते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमें उनको संभाल के रखना है। हम ओवर द बोर्ड जाके वो सब पैसे खर्चने शुरू कर देते हैं। कभी एक नई शर्ट लाएंगे, और दूसरी बात, एक और बात जो है कि इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत महत्वाकांक्षी इकोनॉमी है ये, जिन लोग एस्पिरेशनल इकोनॉमी है, लोग पैसे खर्चना पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा ज़िंदगी में देखा नहीं, और जब वो पैसा उनके हाथ में आता है तो उन्हें लगता है ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, अब गाड़ी ले लेते हैं, और ये जो EMI चीज़ है और ज़ीरो इंटरेस्ट चीज़ है, इस पे तो भैया टोटल बैंड बाजा बारात। उसकी वजह से हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं करते क्योंकि हम कैश डाउन तो पेमेंट कर ही नहीं रहे। क्रेडिट कार्ड निकाला, सैलरी स्लिप दी, उन्होंने लोन पास किया और हमने ले लिया। बिफोर वी रियलाइज वी आर अंडर डेट, और ये डेट एट 35% इंटरेस्ट पे हमको अंदर से खोखला बनाती जाती है। तो ये जो 5 कंसेप्ट्स हैं जापानीज़ के, अगर हम इनको बहुत ध्यान से सोचें, आप गूगल पे इन कंसेप्ट्स का रिसर्च कर सकते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। 5 नहीं भी अपना सकते, 1 या 2 अपनाएं, तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बेहतर ही नहीं होगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। सायोनारा।